Hi guys, welcome back to the channel. My name is Rishabh Jain and today we'll continue our topic of annuities. Today we'll learn about annuities payable in pithly. अब तक जो हमने एग्जाम्पल्स देखे एन्यूटीज़ के, पहले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि हमारी एन्यूटीज़ एरियर्स में थी और हम एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड पेमेंट्स कर रहे थे। फिर हमने एग्जाम्पल देखा एन्यूटीज़ ड्यू का, उसके अंदर हमारे जो पेमेंट्स थे वो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच टाइम पीरियड हो रहे थे फॉर एन ईयर्स या फॉर एन टाइम पीरियड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमने देखा था उसके अंदर हमारे पेमेंट्स कंटिन्यूसली पेबल थे फॉर एन ईयर्स, तो ₹1 का पेमेंट आपको पूरा थ्रू आउट कंटिन्यू मिल रहा था। ठीक है, अब जो हम एग्जाम्पल्स देखेंगे वो एग्जाम्पल हम देखेंगे जहाँ पे एक से ज़्यादा बार पेमेंट्स होती है आपके एक ही टाइम पीरियड में। यहाँ पे क्या था, एरियर्स के केस में आपको एट द एंड ऑफ ईच ईयर ₹1 का पेमेंट हो रहा था। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आपको बिगिनिंग में हो रहा था ₹1 का पेमेंट। अब हम कंसिडर करेंगे एक नया केस। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आपको जो पेमेंट्स मिलने वाले हैं टोटल एक साल में वो आपको ₹1 ही मिलेंगे, लेकिन P टाइम्स में उस 1 को ब्रेक कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारा P = 4 है, यानी कि आपको एक साल में 4 बार यानी कि 4 बार आपके पेमेंट्स होने वाले हैं, यानी कि एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर आपको कितना मिलेगा 1/4 ईयर, 1/4, 1/4 एंड 1/4। तो इस टाइप की एन्युटीज को बोलते हैं एन्युटीज पेबल पीथली, यानी कि एक साल में एक बार पेमेंट ना मिलके वही पेमेंट सेम अमाउंट का ₹1 का आपको P टाइम्स मिल रहा है, और ऐसा आपके साथ n ईयर्स तक होगा। अगर इस टाइप की हमारी एन्युटीज हैं तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू को हम डिनोट करते हैं बाय ANP। और क्योंकि ये सारे पेमेंट्स हमारे एट द एंड ऑफ ईच टाइम पीरियड हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा फर्स्ट पेमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर हो रहा है, सेकंड पेमेंट एट द एंड ऑफ सेकंड क्वार्टर एंड सो ऑन, सारे पेमेंट हमारे एट द एंड ऑफ सारे क्वार्टर्स हो रहे हैं। सो विल डिनोट इट बाय ANP। ये बिल्कुल सेम वही नोटेशन है जो हमने अब तक पढ़ा है। द ओनली डिफरेंस कि टू डिनोट द P एक छोटा सा P हम ब्रैकेट में ऊपर लिख देते हैं। नाउ विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर अ केस वेयर P = 4, N = 10 एंड एरियर पेमेंट्स। ये हमारे 4 पेमेंट्स हो गए, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, एंड ये हमारे चलेंगे 10 ईयर्स तक। अगर इस टाइप की हमारी एन्युटी है तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू हम निकालेंगे बाय A10(4). वो हमारी क्या होगी, फर्स्ट पेमेंट है हमारा 1/4 का, उसको हम टाइम 0 पे लेके आएंगे। सेकेंड पेमेंट अगेन 1/4 का, उसको टाइम 0 पे लेके आएंगे, एंड जो हमारा लास्ट पेमेंट आएगा वो हमारा आएगा इस पॉइंट पे, उसको हम टाइम 0 पे लेके आएंगे। अब क्योंकि हम ये चीज़ें बहुत बार कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में, मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिखूंगा यहाँ पे कि रिजल्ट हमारा इस तरीके से कुछ आएगा, 1 - V⁴ 1 + I⁴ -1। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे यू विल यूज द फॉर्मूला फॉर GP, यू विल फाइनली गेट दिस टर्म। अब इस टर्म में आप देखो, नोटिस करो जो हमारा न्यूमरेटर है वो अगेन सेम है। जब लास्ट टाइम हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी AN, ADUN और A⁻N के केस में, वहाँ भी हमारा न्यूमरेटर 1 - V⁴N ही था। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर हमारा एज इट इज रहेगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारी टर्म है ये हमने चैप्टर्स में पढ़ी थी, इफेक्टिव और एनुअल नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जहाँ हमने पढ़ी थी, वहाँ हमने देखा था कि ये हमारा और कुछ नहीं है बल्कि I4 है। So we get a general result for calculating annuities payable pithly in arrears, this 1 - V⁴N upon I4। Now we'll consider a second case जहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे एन्युटीज की वैल्यू व्हेन पेमेंट्स आर मेड इन एरियर्स।
सॉरी वेयर पेमेंट्स इन मेड इन एडवांस। यहाँ पे क्या होगा, सेम केस लेके चलते हैं। सपोज 10 ईयर्स तक हमारे पेमेंट होने वाले हैं, हर साल हमें टोटल ₹1 का ही पेमेंट होगा, लेकिन जो हमारे पेमेंट्स हैं वो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होंगे। और जब हम इस तरीके के केस में प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो उसे डिनोट करेंगे ए ड्यू एन पी। यहाँ पे वी हैव n इक्वल टू 10 एंड p इक्वल टू 4, तो विल कैलकुलेट दिस वैल्यू एज, अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पेमेंट ऑलरेडी टाइम 0 पे हो रहा है तो उसको हम कोई डिस्काउंट नहीं करेंगे, सेकंड पेमेंट को लेके आएंगे टाइम 0 पे, एंड सिमिलरली लास्ट पेमेंट जो आएगा हमारा वो आएगा इस टाइम पे। अगेन इसका जो टर्म्स आएंगी लास्ट में, आई विल नॉट सॉल्व इट, कुछ इस तरीके की आएंगी। हमारा न्यूमरेटर फिर से सेम है 1 - v टू द पावर 10, और ये जो हमारा डिनोमिनेटर है दिस इज नथिंग बट dp यानी कि d4। सो वी गेट आ जनरल रिजल्ट कि अगर हमारे पेमेंट्स पीएथली हो रहे हैं n ईयर्स तक, तो we can calculate directly the value as 1 - Vn upon dp। Now we'll look at two paragraphs that are given on page number 11 of your material. So this is page 11 and the paragraph I am considering is second paragraph by definition, second bold paragraph. By definition, a series of P payments each of amount IP by P in arrears at pthly subintervals over unit time interval has the same value as a single payment of amount I at the end of the interval. So ये क्या कहना चाह रहा है, this is saying, ये सेम कॉन्सेप्ट हमने हमारे 5th चैप्टर के वीडियोस में कवर किया था, वहाँ पे भी आई एक्सप्लेन कि अगर सपोज हमारी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट I4 है 12%, तो हमारी इफेक्टिव क्वार्टरली रेट कितनी हो जाएगी, I4/4 विच विल बी 3%। सो ये पैराग्राफ कह रहा है कि सपोज ये हमारा 0 से 1 का टाइम है, दिस इज एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड एंड थर्ड, तो या तो आप 3% एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ले लो, या फिर आप एक साथ ईयर 1 के एंड में आई ले लो। ये दोनों ही केस सिमिलर हैं, इन दोनों केसेस में कोई डिफरेंस नहीं है। तो यही चीज़ इस पैराग्राफ में कहना चाह रहा है कि ये दोनों केस कंसिडर करेंगे अपन, तो हमारी जो प्रेजेंट वैल्यूज है फ्यूचर वैल्यूज है वो सेम आने वाली है। ऑल्सो बाय प्रपोर्शन पी पेमेंट्स ईच ऑफ अमाउंट 1/p in arrears at pthly sub intervals over any unit time interval have the same value as a single payment of amount I/IP at the end of the interval. Also इस वाली लाइन में इट इज सेइंग कि या तो आप 1/p के पेमेंट्स ले लो 4 बार, यानी कि 1/, ये हमारा टाइम है फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड टाइम 1। तो इट इज सेइंग कि या तो आप 4 बार 1/4 की पेमेंट्स ले लो एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, या फिर आप एक साथ ईयर 1 के एंड में I/IP ले लो, इट इज द सेम थिंग। और देन इट इज कंपेयरिंग इट विद दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से इसको कंपेयर कर रहा है। इसको समझने के लिए हम एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज ये मेरी एन्युटी है जिसके अंदर मैं हर साल के एंड में x अमाउंट का पेमेंट करता हूँ, और ऐसा मैंने n ईयर्स तक किया। इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी, लेट्स से इसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी a। अब मैंने सेकंड एग्जांपल कंसिडर किया, इस वाले एग्जांपल में भी n ईयर्स तक मेरे पेमेंट होंगे, हर साल जो मेरा अमाउंट है वो कंप्लीट x ही रहने वाला है,
लेकिन मैं इस अमाउंट को p इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, यानी कि हर इंटरवल के एंड में मुझे x अपॉन पी एक्स अपॉन पी एक्स अपॉन पी मिलता रहेगा। सपोज जो मेरी प्रेजेंट वैल्यू इस टाइप की एन्युटीज की आएगी, वो कुछ भी आएगी, लेट से उसको मैंने AP मान लिया। तो ये दो पैराग्राफ्स से ये बताना चाह रहे हैं कि जब आपको पेमेंट्स टुकड़ों में मिलते हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू इक्वल होती है एक साथ वाली प्रेजेंट वैल्यू के। तो या तो आप टुकड़ों में ले लो या फिर आप इसको एक साथ ले लो। एक साथ ले लो तो कितना मिल जाएगा? तो ये चीज़ वो कहना चाह रहा था वहाँ पे कि अगर आप एक साथ लेते हो तो आपको इतना सा फर्क पड़ता है, इस फैक्टर का फर्क पड़ता है आपको ना। हम इसको मैथमेटिकली भी देखते हैं एक बार। हमने अभी देखा था कि हमारा an का जो फॉर्मूला था वो था 1 माइनस वी टू द पावर n अपॉन IP, ठीक है। अब इसको ऊपर नीचे आप i से मल्टीप्लाई कर दो और इन टर्म्स को, नीचे वाले टर्म्स को आप एक्सचेंज कर दो, तो क्या मिलेगा? हमको मिलेगा 1 माइनस वी एन अपॉन आई और ये मिलेगा हमें i अपॉन IP। ये वाली जो हमारी टर्म है, फर्स्ट वाली टर्म, ये हमारी बन जाएगी an और ये हमारा i अपॉन IP एज इट इज़ रह जाएगा। तो यहाँ से भी हम इस तरीके से भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि जो हमारी जो ANP आती है दैट इज नथिंग बट i अपॉन IP ऑफ an, ठीक है। एक और चीज़, ये वाला जो हमारा फॉर्मेट है ना, उसको यूज़ में लेने का एक और फ़ायदा है। हमारी टेबल्स के अंदर जो हमें वैल्यू दे रखी है वो होती है, हमें वो ओनली AN और SN की वैल्यू गिवन होती है, हमें ADUN, ANP, SNP इनकी वैल्यूज़ गिवन नहीं होती, ठीक है। तो ऑलवेज ट्राई टू कंसिडर कि जब भी आप इस तरह की कोई चीज़ सॉल्व कर रहे हैं, ANP या ADUNP, जब भी आप इस तरह की कोई चीज़ सॉल्व कर रहे हैं तो उसको हमेशा कन्वर्ट करो AN के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमने कन्वर्ट करना देखा, अगर आप i अपॉन IP से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ANP AN में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और आपको ये जो फैक्टर्स होते हैं ना, ये वाले फैक्टर्स i अपॉन IP, ये भी डायरेक्टली गिवन होते हैं फॉर्मूला बुक के अंदर। तो इससे एग्ज़ाम में आपका बहुत टाइम बचेगा और जितना टाइम बचेगा उतना ज़्यादा आपको स्कोरिंग करने में ईजी होगी। अब सपोज आपको वैल्यू निकालनी है ADUNP की, तो वो कैसे निकालेंगे हम? हमारा ADUNP होता है दिस, ये मैंने ऊपर अभी देखा था, ये देखो, ये भी देखा था हमने। हमारा ADUNP होता है 1 माइनस वी एन अपॉन DP, ठीक है, सॉरी DP। इसके साथ भी हम क्या करेंगे? वही करेंगे, हम इसको ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई करेंगे, देन टर्म्स को हम एक्सचेंज कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा i अपॉन DP और AN। तो अगर आपको ADUN से की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप पहले ये वाला फैक्टर टेबल में से देखो, ठीक है, और ये वाली वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन होगी और AN आपको गिवन होता ही है, तो उनकी वैल्यू से आप डायरेक्टली ADUNP कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं। सपोज हमें कैलकुलेट करना है, हमें कुछ इस तरीके की एन्युटी गिवन है, जो हमारे पेमेंट्स होते हैं ना वो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर हो रहे हैं 6 ईयर्स तक। और टोटल हमें एक साल में 1/1 रुपीज़ मिलने हैं। ऐसे ही पेमेंट्स यहाँ होंगे हमारे सो ऑन 6 ईयर्स तक। इसकी प्रेजेंट वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे? A64, और क्योंकि पेमेंट्स हमारे एरियर्स में है तो हम डॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारी होती है I अपॉन I4 A6, ये हमने भी ऊपर देखा कैसे। अब देखो टेबल्स के अंदर हम देखेंगे वैल्यूज। यहाँ पे हमको गिवन था इंटरेस्ट रेट I इक्वल टू 1.5% पर एनम, ठीक है। हमने टेबल्स के अंदर चेक करा, हमारा जो फैक्टर है I अपॉन I4 का फैक्टर वो हमें गिवन है नीचे। यहाँ हमें गिवन है हमारा I अपॉन I4 का फैक्टर विच इज़ 1.005608, और यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी हमारे A6 की। A6 की हमारी वैल्यू है देखो 5.6972, ठीक है। तो डायरेक्टली हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे?
हमारा आई अपॉन आई फोर हमें गिवन है 1.005608 और ये वाली जो वैल्यू है A6 की ये भी हमको गिवन है 5.6972। सो हमारा जो अमाउंट निकल के आएगा वो आएगा 5.729। और अगर सपोज हमको इस तरह की कोई इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है जो हमें टेबल्स में नहीं दिख रखी, तो वी कैन ऑलवेज यूज आवर फर्स्ट प्रिंसिपल और वी कैन ऑलवेज यूज द फॉर्मूला 1 माइनस वी एन अपॉन आई फोर। 1 माइनस वी एन आप निकाल ही लोगे, 1 माइनस 1.15 सॉरी 1.015 टू द पावर -6 अपॉन 4 1.015 टू द पावर 1/4 -1। तो इससे भी आपकी जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी 5.729। नाउ लेट्स कंसिडर अनदर एग्जांपल। ये एग्जांपल आपका पेज नंबर 13 पे गिवन है मटेरियल में, और यहाँ पे हमको बताया है कि जो हमारे पेमेंट्स हैं वो 100 रुपीज़ पर मंथ होते हैं। वी आर गिवन आई इक्वल टू 0.08 पर एनम। ठीक है, हमारे पेमेंट स्टार्ट हो रहे हैं 1 जनवरी 2020 से, और हर मंथ हमको 100 रुपये मिलने हैं एडवांस, यानी कि हर मंथ के स्टार्टिंग में। सो फर्स्ट मेरा यहाँ से पेमेंट स्टार्ट होता है, फर्स्ट पेमेंट मेरा यहाँ पे हो जाएगा, देन सेकंड पेमेंट मेरा यहाँ पे होगा, एंड सो ऑन। हर मंथ के स्टार्टिंग में मुझे 100 रुपीज़ मिलने वाले हैं। और ऐसा मेरे को 3 साल तक हो गया, यानी कि 2020, 2021 एंड 22। तो मेरा जो लास्ट पेमेंट आएगा वो इस मंथ के स्टार्टिंग में आएगा, यानी कि 1 दिसंबर 2022। तो हमें इस पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट पे, 0 पे। अब इस क्वेश्चन में दो चीज़ें अच्छी हैं, एक तो जो हमने पढ़ा वो तो है ही, साथ में एक चीज़ देखने वाली और है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि देखो ये जो मेरा 100 रुपीज़ का पेमेंट है ये मेरे इस टाइम पीरियड के लिए हो रहा है, तो मेरी जो प्रेजेंट वैल्यू वो कहाँ निकल के आएगी एन्युटी की, वो यहाँ निकल के आएगी। अगर मैं ANP यूज़ करूँगा मेरा ADUNP, तो वो मेरा इस पॉइंट पे निकल के आ रहा है। ठीक है, लेकिन मेरे को प्रेजेंट वैल्यू मांगी टाइम, इस वाले टाइम पे, इसको मैं 0 लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाली प्रेजेंट वैल्यू को एक टाइम पीछे लेके आऊँगा। तो मेरे को क्या करना है, पहले मैं इस एन्युटी की वैल्यू निकालूंगा। इस मेरी एन्युटी की वैल्यू क्या आएगी 1200 ADU। 3 साल तक मेरी पेमेंट हो रही है और 1 साल में 12 टाइम्स हो रही है। ठीक है, अब 1200 की यूज़ किया मैंने क्योंकि मेरे 1 साल में जो टोटल अमाउंट है वो 1200 रुपीज़ है। ओके, तो ये मेरी आ गई वैल्यू एन्युटी की यहाँ पे 1 जनवरी 2020 पे, लेकिन मेरे को वैल्यू निकालनी है 1 जनवरी 2019 पे, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा V से। तो जो हमारा निकल के आएगा 1200 इंटू V इंटू ADU312। अब इसको भी आप टेबल से भी सॉल्व कर सकते हो और डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। पहले विल यूज़ डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में V आपको टेबल से मिल जाएगा, योर वैल्यू फॉर V विल बी 0.925926 एंड योर वैल्यू, एक और चीज़ इससे पहले एक स्टेप और आएगा, दिस इज V। अब इस वाली टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, विल राइट इट एज I अपॉन D12। अब D12 क्यों किया हमने, क्योंकि ये हमारी ड्यू एन्युटी है, इसके नीचे हमारा जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस VN अपॉन वो D12 आना था। ठीक है, और इनटू हमारा A3 रहेगा। देखो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारा 1 माइनस VN अपॉन D12 आना था, हमने इसको ऊपर नीचे I से मल्टीप्लाई कर दिया
और फिर इन टर्म्स को चेंज कर दिया। ठीक है, तो 1200 V हमारा आएगा 0.925926 टेबल से। ये जो फैक्टर है I/D12 ये भी आपको डायरेक्टली मिल जाएगा टेबल्स में। ये हमारा आएगा 1.042824 एंड लास्टली A3 की वैल्यू भी आपको टेबल से मिल जाएगी, इट विल बी 2.5771। तो ये जो आपका आंसर आएगा ये निकल के आएगा 2986.04। तो ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू है इस एन्यूटी की एट टाइम दिस टाइम 0 और 1 जनवरी 2019। अब अगर इंटरेस्ट रेट आपकी इस तरीके से है कि आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो यू कैन ऑलवेज सॉल्व बाय यूजिंग द जनरल फॉर्मूला दिस 1 - VN/D12। ओके, अब हम देखेंगे अगेन रिलेशनशिप्स बिटवीन ANP एंड ADUNP। सेम वही कॉन्सेप्ट अगेन जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। अब क्या होगा, जो हमारे पेमेंट्स हैं, सपोज ये मेरा टाइमलाइन है, एंड सपोज मेरा P = 4 ले लिया मैंने और माई N = 5। तो जो मेरे पेमेंट्स हैं वो कैसे आएंगे, अगर मेरे पेमेंट एरियर्स में है तो मेरे पेमेंट इस टाइम पे आएंगे, इस टाइम पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और अगर मेरे पेमेंट्स ड्यू हैं तो वो इस टाइम पे आएंगे। तो अगर हम नोटिस करें तो जो हमारे ड्यू वाले पेमेंट्स हैं वो हमेशा हमें एक क्वार्टर पहले मिल रहे हैं, और जो चीज़ हमें एक टाइम पहले या कुछ टाइम पहले मिलती है उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। तो हमारी जो ADUNP की वैल्यू है वो ज़्यादा होने वाली है ANP से। एक चीज़ तो हमें ये पता लगी, और क्योंकि हमें ओनली 1 क्वार्टर का फ़ायदा हो रहा है तो ADUNP जो है हमारा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 1 + I⁻1/P ANP। तो ये हमारा रिलेशनशिप निकल के आ गया बिटवीन ANP एंड ADUNP। तो ADUNP क्योंकि हमें एक क्वार्टर पहले मिल रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, ADUN को आप एक्यूमुलेट कर लो उस टाइम पीरियड जितना। सिमिलरली इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, योर ANP विल बी, ADUNP को हमने डिस्काउंट कर लिया एक टाइम पीरियड पीछे। नाउ हियर इज अ क्विक एक्सरसाइज फॉर यू। In the last video we learned about AN, ADUN, A⁻N। इस वाली वीडियो में हमने ANP देख लिया, ADUNP देख लिया। नाउ यू टेल मी कि इसकी वैल्यू क्या होगी। A⁻N की वैल्यू, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ANP। यू कैन पॉज द वीडियो, take your time and tell me what is the value of A⁻NP। तो इस तरीके का कोई सिंबल एग्जिस्ट नहीं करता। A⁻NP इज इक्वल टू नथिंग। एंड वाई इज दैट, क्योंकि इस सिंबल का मीनिंग इसलिए नहीं है कि A⁻N का मतलब क्या होता है। A⁻N का मतलब होता है कि आपको उस टाइम पीरियड में 0 से 1 में कंटिन्यूसली पेमेंट मिलने वाला है। ठीक है,
और जब हम बात करते हैं ए पी एन की, उसका मतलब होता है कि आपको एक साल में टोटल पी पेमेंट्स मिलने वाले हैं। तो ए बार एन पी का तो मतलब कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए बार का मतलब होता है कंटिन्यू पेमेंट मिलने वाले हैं, और जब कंटिन्यूटी की बात आती है तो टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स तो कितने हो गए अपने, इन्फिनिटी। कंटिन्यूस पेमेंट्स मिल रहे हैं, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स हमारे बहुत ज़्यादा है ना, कंटिन्यूस पेमेंट मिल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पेमेंट मिलेंगे फ्रिक्वेंटली, हर सेकेंड हर मिली सेकेंड हमें पेमेंट मिलता जा रहा है। तो दैट्स वाई ए बार एन पी का कोई रिजेम्बलेंस किसी फॉर्मूले से नहीं है। तो एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो कभी कन्फ्यूजन में आके इस तरीके से मत कर देना। मैंने बताया था न्यूमरेटर सेम होता है प्रेजेंट वैल्यू के लिए, तो कहीं ऐसे मत लिख देना ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये ए बार एन की आएगी, तो इस पर पी मत लगा देना कभी। ओके, सो अब देखते हैं हमारा एक और रिजल्ट। तो जब हमारी लिमिट, आप ये निकालोगे, यानी कि हम क्या निकाल रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं पेमेंट्स पीएथली, लेकिन जो हमारा पी है उसको हम इन्फाइनाइट कर रहे हैं, यानी कि एक साल में हमें पेमेंट्स इन्फाइनाइट टाइम्स मिल रहे हैं, उसकी वैल्यू हमारी इक्वल होती है ए बार एन के। ए बार एन भी तो ये होता है, ए बार एन में क्या होता है कि आपको एक साल में कंटिन्यू पेमेंट्स मिलते हैं। ओके, और सिमिलरली ये इक्वल हो जाएगा इसके भी, क्योंकि जब आप इतना छोटा इंटरवल कंसिडर करोगे, आपके पेमेंट्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये जो इंटरवल बन के आ रहा है बहुत छोटा आ रहा है, इतना छोटा कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है ये बिल्कुल सेम है। सो योर एंड इज द बिगिनिंग एंड द बिगिनिंग इज द एंड। नाउ वी मूव ऑन टू एक्यूमुलेशंस। अब एक्यूमुलेशन में भी सेम चीज़ होने वाली है। अब तक हम इस टाइप के एन्युटीज़ की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे, अब हम निकालेंगे इनका एक्यूमुलेशन। पहला केस हमने लिया एरियर्स का। सपोज हमारी एन ईयर्स की एन्युटी है, ठीक है, लास्ट पेमेंट आपका हुआ है 1/4 का, तो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी टाइम एन पे, विल डिनोटेड बाय एस एन पी। और ये एस एन पी कितना हो जाएगा आपका, इंट्यूटिवली आप बता सकते हो ना, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही थी, इस एन्युटी की वैल्यू आ रही थी ए एन पी, ठीक है। अगर इस ए एन पी को आप एक्यूमुलेट करके इस पॉइंट तक ले आओ तो क्या आ जाएगा, यहाँ तक अगर लेके आएंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा एस एन पी। तो डायरेक्टली हमारा रिजल्ट एक तो ऑलवेज रहेगा कि एस एन पी इक्वल टू 1 प्लस आई टू द पावर एन ए एन पी, ये तो रहेगा, ठीक है। ए एन पी की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आई पी। तो यहीं से हमारा रिजल्ट निकल के आ गया 1 प्लस आई टू द पावर, सॉरी, तो यहीं से हमारा रिजल्ट आ गया 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आई पी। ये रिजल्ट भी बिल्कुल सेम है जो हमने केस देखा था एस एन का लास्ट वीडियो में। एस एन हमारा था 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आई, यहाँ पे आई की जगह हो गया आई पी। तो एस एन पी के लिए हमारा एक और टर्म निकल गया, दैट इज आई अपॉन आई पी एस एन। तो जब भी आपको पीएसली से नॉर्मल में कन्वर्ट होना हो तो आप हमेशा किससे मल्टीप्लाई करोगे, आई अपॉन आई पी से। ये हमने बात की एरियर्स के केस में। अब बात करते हैं एस ड्यू एन पी की। एस ड्यू एन पी में क्या होगा, जो हमारे पेमेंट्स हैं वो हर बिगिनिंग ऑफ द टाइम पीरियड हो रहे हैं, इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस आई टू द पावर एन ए ड्यू एन पी। एक फॉर्म तो ये हो गया लिखने का, दूसरा फॉर्म हो गया हमारा दूसरा फॉर्म हो गया हमारा 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन डी पी।
और थर्ड हमारा फॉर्म हो गया आई अपॉन डी पी एस एन। ओके, सो ये थी हमारी फ्यूचर वैल्यू के लिए फॉर्मूलाज। इनका डेरिवेशन मैंने दोबारा रिपीट नहीं किया क्योंकि बिल्कुल सेम प्रोसेस है। आप चाहें तो उसको प्रैक्टिस के लिए एक बार देख सकते हैं सारी चीज़ें। और नाउ लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल। सपोज आपको 80 रुपीज़ पर एनम का पेमेंट होना है एंड हाफ ईयरली पेमेंट्स हैं आपके। ओके, एंड द टर्म इज 10 years। तो फर्स्ट पेमेंट होगा आपका यहाँ पे 0.5 पे, देन दिस टाइम 1। अब क्योंकि 80 रुपीज़ पर एनम है तो 40 रुपीज़ का पेमेंट यहाँ पे, 40 रुपीज़ का पेमेंट यहाँ पे, एंड ये चीज़ चलेगी आपकी 10 years तक। तो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो आएगी 80 फ्यूचर वैल्यू 80 S10 2। और इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? 80 I अपॉन IP S10। 80 टेबल्स में से हमें मिलेगी I अपॉन IP की वैल्यू 1.09, 1.019 615, और S10 की वैल्यू को मिलेगी 114.4866। सो योर आंसर इज 1182। तो ये हमारे केसेस थे एन्युटी पेबल पीएचली के, जहाँ पे हमने कंसिडर किए कि अगर एन्युटीज पेबल पीएचली हैं और एरियर्स में हैं, ड्यू में हैं, तो हम फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ये वाला वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो की तरह आप कह सकते हैं। इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल कुछ नया नहीं था, सारी चीज़ें वही थी। हमने ओनली चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करके, नंबर ऑफ़ पेमेंट्स को चेंज करके पीएचली वाला केस देखा। नाउ वी विल कंसिडर द इफेक्ट ऑन प्रेजेंट वैल्यू फार्मूलाज व्हेन आर एन इज़ नॉट एन इंटीजर। अब तक आपने देखा कि जो सारे एन थे आपके वो इंटीजर वैल्यूज़ थी, यानी कि 10, 5, 6। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे इंटीजर वैल्यूज़ एन जो है वो हमारा इंटीजर नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो कंसिडर दिस, सपोज आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है इसकी। इस सिंबल का मतलब क्या है? इस सिंबल का मतलब है कि टोटल ईयरली पेमेंट्स है हमारा 1 का, और हमें क्वार्टरली पेमेंट्स होने 1/4 1/4 करके, और ऐसा 10.25 ईयर्स तक होने वाला है। तो सबसे पहले तो आप निकालो कि आपकी टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स कितने होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारा टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स आएगा वो कितना होगा? NP, यानी कि 10.25 इंटू 4, वो कितना हो जाएगा हमारा? 41। तो 41 हमारा इंटीजर है, तो ये चीज़ कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी हमें। इसका मतलब पता है क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ये आपका 0 टाइम है, हर क्वार्टर आप 1/4 का पेमेंट करते रहो एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये हमारा 9 टाइम पीरियड हो गया, 10 टाइम पीरियड हो गया। 10.25 का मतलब है कि आपको जो लास्ट पेमेंट है ना वो इस वाले क्वार्टर का एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक 1/4। सॉरी, सपोज ये आपका यहाँ पे 9th टाइम पीरियड है, ये 10th है, तो आपका यहाँ तक तो नॉर्मल पेमेंट चल ही रहा है 1/4 का। जो आपका लास्ट पेमेंट है ना वो यहाँ पे भी होगा 1/4 का एक। ये हमारा 10.25 टाइम पीरियड है। 10.25 का मतलब हो गया कि 10 years 1 quarter। ठीक है, तो इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं आई। ऐसे ही वी कैन ऑल्सो कंसिडर
ए 10.75 इंटू 4। यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स एनपी कितना होगा, यहाँ पे हमारा एनपी होगा 43, यानी कि 10 ईयर्स तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 10 ईयर्स तक तो हमारे 40 पेमेंट्स हो ही रहे हैं। इसके बाद 0.75 यानी कि 3 क्वार्टर्स और आपको पेमेंट्स करने 1/4 के। तो जब भी आपका एनपी एक इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो 10.75 है ना, ये आपके क्वार्टर्स का मल्टीपल ही है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक तो आप ये सेम फॉर्मूलास काम में ले सकते हो। लेकिन मान लो आपका इस तरह की कोई टर्म आ गई ए 10.6/4, अब क्या है 10.6 का जो टाइम है ना, वो आपका क्वार्टर्स का मल्टीपल नहीं है। यहाँ पे 10.75 एग्जैक्ट मल्टीपल था क्वार्टर्स का, 10.75 का मतलब था 10 ईयर्स कंप्लीट एंड 3 क्वार्टर्स। लेकिन जो 0.6 है आपका, ये आपका मल्टीपल नहीं है क्वार्टर्स का। 0.6 के अंदर आपके कितने क्वार्टर बनेंगे, 0.6 के अंदर आपके 2 क्वार्टर्स बन जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ टाइम एक्स्ट्रा बचेगा। तो इस सिंबल का कोई सेंस नहीं है, इस सिंबल की कोई डेफिनेशन नहीं है। अलग अलग ऑथर्स अपनी अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, और हम अभी देखेंगे इनमें से एक डेफिनेशन क्या है। सिमिलरली अगर आप कंसिडर करोगे ए 10.3, इसका भी कोई सेंस नहीं है, क्योंकि 10.3 जो है ये मल्टीपल नहीं है क्वार्टर्स का। यहाँ पे आप एनपी निकालोगे तो आपका आएगा 10.3 इंटू 4, दैट इज नॉट एन इंटीजर। एक और केस देखते हैं, 10.25। अब 10 ईयर्स तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0.25 है, ये आपका कंप्लीट हाफ ईयर नहीं बनाता एक। अगर 0.5 होता है यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होती कि 0.5 में एक हाफ ईयर वाला पेमेंट हो जाता, ठीक है। ये 2 का मतलब है कि आपके पेमेंट हाफ ईयर होने वाले हैं, तो ये सिंबल भी हमारा कुछ काम का नहीं है। तो आप ऑलवेज एनपी निकाल के देखो, अगर आपका एनपी इंटीजर आ रहा है, यानी कि आपके टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स इंटीजर के अंदर हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पेमेंट्स इंटीजर में नहीं है तो हमें होगी प्रॉब्लम। अब उस प्रॉब्लम से कैसे हमें सॉल्व करना है ये भी हम देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वन डेफिनेशन, और डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, अगर सपोज हमें गिवन है 10.25 हाफ ईयरली पेमेंट्स, इसमें हम क्या करते हैं, तो 10 ईयर्स से तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे हाफ ईयरली पेमेंट्स होंगे 1/2 1/2, ऐसे 10 ईयर्स तक आके पेमेंट होंगे। अब जो ये जो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि 9 हो गया हमारा, एक पेमेंट यहाँ और एक पेमेंट यहाँ। अब हम जो हमारा बचा हुआ टाइम है ना, हम लास्ट पेमेंट हमारी उस टाइम पे मान लेते हैं। हम मान लेंगे कि हमारा पेमेंट 10.25 पे हुआ है, एक्चुअल में जो पेमेंट होना चाहिए था वो 10.5 पे होना चाहिए था, यानी कि 10 ईयर्स के बाद में जो हमारा नेक्स्ट हाफ ईयर आ रहा है। लेकिन हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा जो हाफ का पेमेंट है 10.25 पे ही होगा। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे हम टाइम 0 पे, 10 तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इस टाइम से पहले तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो इसको तो हम लिख देंगे हमारा ए 10 और 2, और ये जो आखिर में हमारी एक पेमेंट बची है ना, इसको हम इंडिविजुअली पीछे लेके आएंगे इस टाइम पे 0 पे। और वो कैसे करेंगे हम, प्लस हाफ v टू द पावर 10.25। ओके, अब एक और केस कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें गिवन है a 10.75 और 2। इस केस में भी क्या होगा, हाफ ईयरली पेमेंट्स हैं आपके, तो 10 टाइम तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा हाफ का पेमेंट यहाँ आएगा, हाफ का यहाँ आएगा। ठीक है, अब क्योंकि 10.75 है तो एक पेमेंट आपका 10.5 पे भी आएगा, और ये आपका हो गया 10.75। तो यहाँ पे भी हाफ का पेमेंट आएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो एक पेमेंट बचा हमारा, वो आना एक्चुअली 11th पे चाहिए था, लेकिन हमें 10.75 का टाइम दे रखा है, तो वी विल कंसिडर इट हेयर। अब इस केस में इससे पहले वाले पेमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी डेफिनेशन पूरी बन रही है, तो विल राइट इट एज ए 10.5 हाफ ईयरली पेमेंट्स प्लस ये जो आखिरी वाला पेमेंट है जो दिक्कत कर रहा है,
इसको हम इंडिविजुअली पीछे लेके आएंगे, यानी कि हाफ v टू द पावर 10.75। तो अगर आपका n इंटीजर्स में नहीं है तो आप इस तरीके से इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, आपको गिवन है 100 रुपीज़ पर एनम पेमेंट है, यानी कि 25 रुपीज़ एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ये हमारी एन्यूटी है, टर्म है हमारा 5.5 ईयर्स का। तो हमारे 25 रुपीज़ के पेमेंट होने वाले हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ये हमारा चलेगा 5 ईयर्स तक, 5.25 ईयर्स तक। तो 5 ईयर्स तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इनफैक्ट 5.25 तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 5.25 हमारा जब टोटल नंबर ऑफ पेमेंट निकालेंगे NP, दिस विल बी 21। तो NP आपका इंटीजर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द रिजल्ट। तो आपकी लास्ट पेमेंट यहाँ पे भी होगी। सो आर A 5.254 will be equal to 100, सॉरी विल मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि टोटल ईयरली पेमेंट थे हमारे 100 के। तो विल गेट 100 1 माइनस 1 पॉइंट इंटरेस्ट रेट दस में 10%, तो 1.1 टू द पावर माइनस 5.25 अपॉन I4। I4 हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 0.096455। ये आप टेबल से भी डाल सकते हैं वैल्यू डायरेक्टली। तो ये आपका आंसर आ गया 408.71। अब ये जो हमने सॉल्व करा ना अभी, ये था हमारा केस 1। या कॉल इट मेथड 1। अब इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है। अब देखते हैं मेथड 2। मेथड 2 थोड़ा देखने में इजी है और समझ में भी जल्दी आएगा। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स कितने थे, 21। हम क्या करेंगे, हम ईच पेमेंट को है ना एक टाइम पीरियड में मान लेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा टाइम 0 है, हमारा जो फर्स्ट पेमेंट आएगा ना उसको फर्स्ट क्वार्टर में ना मान के मैं उसको फर्स्ट टाइम पीरियड में मान लूँगा ऐसे। तो मैं जो मेरी टाइमलाइन है उसको ब्रेक कर रहा हूँ। मेरी जो टाइमलाइन थी, सिमिलरली जो मेरा लास्ट पेमेंट आएगा वो 21 टाइम पे आएगा 25 का। तो मैंने क्या किया, मेरी जो टाइमलाइन है उसको मैंने ब्रेक कर दिया क्वार्टर्स में। अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पेमेंट कितने हो गए, 21। टोटल नंबर ऑफ मेरा ड्यूरेशन कितना हो गया, 21 क्वार्टर्स। अब मैं रेट निकाल लूँगा, इफेक्टिव रेट पर क्वार्टर। इफेक्टिव रेट पर क्वार्टर वो मेरी कितनी आ जाएगी, मेरे को आई गिवन था 10%, तो मेरी इफेक्टिव रेट पर क्वार्टर कितनी हो जाएगी, 1.1 टू द पावर 1/4। ये आपकी आएगी 2.114%। अब ये जो रेट निकल के आएगी ना आपकी, ये इस टाइम पीरियड के लिए है। तो अब हम क्या अज्यूम करेंगे, अब हम इसको 25 की एन्युटी मान लेंगे डायरेक्ट। तो ये हमारी एन्युटी होगी 25 की। टोटल नंबर ऑफ पेमेंट के टाइम पीरियड्स होगा हमारे 21 और हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। और ये हम किस रेट से सॉल्व करेंगे, ये हम इस रेट से सॉल्व करेंगे 2.4114%। 25 1 माइनस 1.02114 टू द पावर माइनस 21 अपॉन सो हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्टली 408.165। तो आंसर सेम है दोनों मेथड में, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट मेथड में हमने डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। सेकेंड मेथड में हमने क्या करा, उस टाइमलाइन को ब्रेक कर दिया। अब हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 2, इस एग्जाम्पल में आपको गिवन है यू हैव टू कैलकुलेट ए 3.5, यानी कि आपके मंथली पेमेंट होते हैं 3.5 ईयर्स तक। ओके, अब यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ पेमेंट कितने हो जाएंगे? योर एनपी विल बी इक्वल टू 3.5 इंटू 12 दैट इज 42। अगर हम मेथड 1 यूज़ करेंगे तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? टोटल कितना पेमेंट हो रहा है एक साल में? 1 का। तो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस v टू द पावर 3.5 अपॉन I12। आई हमको गिवन है, आई गिवन है 19.5618%। यहाँ से आपका I12 आ जाएगा, फिर I12 विल बी समथिंग, जो भी आएगा आपका I12। तो इससे आपकी डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी 2.5828। अब मेथड 2 में क्या करेंगे? मेथड 2 में हम इस टाइमलाइन को ब्रेक कर देंगे। फर्स्ट पेमेंट हमारा फर्स्ट मंथ के एंड में, सेकंड पेमेंट हमारा सेकंड मंथ के एंड में, थर्ड पेमेंट थर्ड मंथ के एंड में। पेमेंट, अब ध्यान रखना है, पेमेंट हमारे 1/12 के हैं, ठीक है। यहाँ भी हमारे पेमेंट कितने थे? 1/12 के थे एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम ये वाला फैक्टर यूज कर लेते तो टोटल नंबर ऑफ पेमेंट कितने थे हमारे एक साल में? 1। यहाँ पे हमारे टोटल 42 पेमेंट्स होंगे। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? 1/12, एक टाइम पीरियड में कितना पेमेंट हो रहा है 1/12 का? 42 एट द रेट ऑफ 1.5%, क्योंकि जो हमारी इफेक्टिव रेट आएगी 0 से 1 के बीच में, यानी कि I12/12, वो हमारी 1.5% आएगी। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 1/12, इसकी वैल्यू आ जाएगी 30.9941। हमारा आंसर आ जाएगा 2.5828। यहाँ मैंने वैल्यू डायरेक्टली लिख दी है A42 की। यू कैन कैलकुलेट इट एज 1 माइनस V42 अपॉन आई जो है हमारा नया वाला आई है 1.5%, और V42 कैसे निकालेंगे आप? 1.015 टू द पावर -42। ऐसे यहाँ पे भी आप कैलकुलेट कर लेंगे डायरेक्टली, मैंने आंसर डायरेक्टली लिख दिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसके अंदर हम कंसिडर करेंगे केसेस व्हेन आर p इज नॉट इक्वल टू एन इंटीजर, या फिर व्हेन p इज लेस देन 1। अभी हमने जो केसेस देखे थे उसके अंदर p हमारा क्या था? p था हमारा नंबर ऑफ पेमेंट्स। नंबर ऑफ पेमेंट हमारे वन अगर नंबर ऑफ पेमेंट 1 है इसका मतलब हो गया आपके ईयरली पेमेंट्स हैं। अगर 2 है इसका मतलब हाफ ईयरली हो गया। 3 है इसका मतलब 4 मंथ्स में एक बार हो गया। 4 का मतलब क्वार्टरली हो गया। अब आप सोचो कि अगर आपको p इक्वल टू 0.5 अगर गिवन है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा एक साल में आधी बार पेमेंट। लेकिन आधी बार पेमेंट कैसे करते हैं? तो इसका मतलब एक साल में आधी बार नहीं होता, इसका मतलब होता है कि आपको 2 साल में एक बार पेमेंट मिलेगा, ठीक है। इसको एक साल में आधी बार ना बोल के इसको बोलते हैं कि आपको 2 साल में एक बार पेमेंट हो रही है, ठीक है। तो ये टाइमलाइन आपकी बनेगी कुछ इस तरीके से। सपोज 10 ईयर्स तक आके पेमेंट हुए एट द एंड ऑफ द पीरियड, तो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे हम, वो कैसे निकालेंगे? टोटल टाइम कितना है? 10 ईयर्स, और पेमेंट कितनी हो रही है एक साल में, यानी कि 2 साल में एक बार। तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी इस नोटेशन से।
1 माइनस वी टू द पावर 10 अपॉन आई 0.5। और आई 0.5 निकालने के लिए आप सेम एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो नॉमिनल रेट्स वाला। कौन सा? आई पी क्या होती है? आई पी होती है पी 1 प्लस आई टू द पावर 1 बाई पी माइनस 1। इस एक्सप्रेशन से आपका आई पी निकल के आ जाएगा एंड यू कैन कैलकुलेट दिस रिजल्ट। सिमिलरली अगर p इक्वल टू आपको 0.25 दे रखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी 4 ईयर्स के अंदर आपकी पेमेंट एक बार हो रही है। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सपोज नौ एग्जाम्पल है आपका। इस एग्जाम्पल में आपको बोल रखा है कि जो आपकी एन्युटी है वो 100 रुपीज़ की है और ये 100 रुपीज़ का पेमेंट आपको हर 5 साल में एक बार होता है। तो पहला पेमेंट होगा आपको 5 साल, दूसरा होगा आपको यहाँ पे एंड सो ऑन। आपके टोटल पेमेंट है 30th ईयर तक। तो 30 साल तक आपको हर 5 साल के एंड में 100 रुपये मिलने हैं। अब आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है इसकी टाइम 0 पे। पी हमको गिवन है 1/5, क्योंकि एक पेमेंट हो रही है आपकी 5 साल में, तो पी आ गया आपका 0.2, सॉरी नॉट 0.5। टोटल 30 साल तक पेमेंट तो एन हमारा 30 हो जाएगा और एन पी हमारा यानी कि नंबर ऑफ पेमेंट कितने हो गए? 6, यानी कि 30 इंटू 0.2। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे हम टाइम 0 पे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हम ये वाले केस कंसिडर कर रहे हैं, हम नोटेशन काम में ले रहे हैं पहले वाली, तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि आपका एक साल में कितना रुपीज़ का पेमेंट होने वाला है। अब ऑल्दो आपका पेमेंट एक बार ही 5 साल में हो रहा है, लेकिन थ्योरेटिकली यू आर गिविंग 20 रुपीज़ इन अ ईयर। 100 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 20 रुपीज़ पर ईयर आपका अमाउंट आ गया, इंटू ए 30 और ऊपर हम कर देंगे 0.2। इससे आपकी प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगी 100 इन सारे 100 पेमेंट्स की टाइम 0 पे। 20 आपका एज इट इज रहेगा 1 माइनस वी टू द पावर वी टू द पावर 30 अपॉन आई 0.2। तो 20 1 minus 1.1 to the power minus 30, I am assuming interest rate 10%, and your I 0.2 will be 0.2 1.1 to the power 1 upon 0.2. Let me write it clearly. One minus 1.1 to the power minus 30, 0.2 1.1 to the power 1 upon 0.2 minus 1। इससे आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली 154.41। अब इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम मेथड 2 यूज़ करेंगे। मेथड 2 में हम क्या करेंगे? मेथड 2 में हम पेमेंट्स को ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ पे हम पेमेंट्स को कैसे ब्रेक करेंगे? देखो, पहले पेमेंट को हम मान लेंगे 1 पे, दूसरे को हम मान लेंगे दूसरे टाइम पे, तीसरे को हम मान लेंगे 3rd टाइम पे, एंड सिमिलरली 6th पेमेंट को हम मान लेंगे 6th टाइम पे। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये जो 1 है ना, ये हमारा 5 साल बाद है, ये 2 हमारा 10 साल बाद है। तो ये तो हमारी टाइमलाइन हो गई ना, ये 5 ईयर्स की टाइमलाइन हो गई, मतलब 5 ईयर्स की टर्म में हो गई हमारी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस इंटरवल की इंटरेस्ट रेट निकालेंगे आई। तो वो कैसे निकालेंगे? उसको हम जे बोल देते हैं। जो इस ईयर का इफेक्टिव रेट आएगा, 5 साल का इफेक्टिव रेट, उसको हम बोल देते हैं जे। हमारा जे कितना आएगा? जे आएगा 1.1 टू द पावर 5 माइनस 1। तो हमारा जे आ जाएगा हमारे पास 0.61051। अब सिंपल ये हमारा एक जनरल जो हमारा नॉर्मल केस बनता है एन्युटी का, वो बन गया। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? हर टाइम पीरियड में 100 रुपीज़ का पेमेंट हो रहा है और टोटल 6 पेमेंट्स हैं हमारे एट द रेट ऑफ 61.051%।
इसको सॉल्व करेंगे 100 1 माइनस V6 अपॉन J। इसको एक्चुअल में V6 लिखना भी गलत है क्योंकि V जनरली डिनोट होता है I के लिए, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई एम राइटिंग इट। तो 1 माइनस 1.61051 टू द पावर -6 अपॉन 0.61051। इससे हमारा आंसर आ जाएगा 154.410। तो चाहे आप मेथड 1 के थ्रू जाइए या मेथड 1 के या 2 के थ्रू, आपका आंसर सेम आने वाला है। सो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। काफ़ी सारे फॉर्मूलेज हमने देखे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सारे फॉर्मूलोज का स्पेशली ध्यान रखिए, आपको जो सारे कन्वर्जन हैं वो सारे याद होने चाहिए। तो आई कैन ऑल्सो क्रिएट अ समरी फॉर यू। समरी में पहले हमने देखा कि हमारा ए एन पी क्या था। हमारा ए एन पी था 1 माइनस वी एन अपॉन आई पी। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं आई अपॉन आई पी ए एन। सेकेंड रिजल्ट हमने देखा ए ड्यू एन पी, यानी कि 1 माइनस वी एन अपॉन डी पी। इसको हम लिख सकते हैं आई अपॉन आई पी ऑफ ए एन। ओके, इसको लिखने का एक और तरीका है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई अपॉन डी पी ए ड्यू एन। सॉरी, ये हमारा डी पी है, सॉरी, दिस इज डी पी और यहाँ पे इट इज़ डी, सॉरी, क्योंकि देखो ए ड्यू एन में क्या आता है, हमारे जो हमारा ए डी एन होता है वो होता है 1 माइनस वी एन अपॉन डी। ठीक है, इसको आपने डी से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया किससे, डी पी से। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाने वाले हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा सेम। ठीक है, नाउ थर्ड रिजल्ट इज ये हमने एक रिलेशनशिप देखी थी ए डी एन पी और ए एन पी में। नेक्स्ट हमारा था अबाउट एक्यूमुलेशंस। तो वहाँ पे हमने देखा कि एस एन पी जो होता है दैट इज नथिंग बट 1 प्लस आई टू द पावर एन ए एन पी, और डायरेक्टली आप लिख सकते हो 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आई पी। फिर हमने देखा हमारा एस डी यू एन पी डेट इज 1 प्लस आई टू द पावर एन ए डी यू एन पी और 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन डी पी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है परपेचुटीज। परपेचुटी का मतलब होता है कि एन्यूटीज डेट आर पेबल फॉर एवर। अब तक जो हमने एन्यूटीज देखी थी उसके अंदर एक फिक्स टर्म था, 5 साल 10 साल बाद हमारी एन्यूटीज रुक रही थी। परपेचुटी का मतलब होता है कि आपकी एन्यूटी जो है वो इन्फाइनाइट टाइम तक चलती रहेगी, मतलब फॉर एवर चलती रहेगी एक एन्यूटी। तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरी एन्यूटी है, दिस इज टाइम पीरियड 1, सेकंड पे सेकंड पेमेंट, थर्ड पे थर्ड पेमेंट, ये मेरा चलता रहेगा पेमेंट सपोज इन्फिनिटी तक। तो अगर मुझे ऐसी पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है टाइम 0 पे, तो मैं कैसे निकालूंगा? पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा v से, फर्स्ट पेमेंट को, सेकंड को v स्क्वायर से, थर्ड को v क्यूब से, और ये मेरा चलता रहेगा एंड तक। जब हम इन्फिनिट
जीपी की बात करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट होता है A/1 - R। तो आपकी अगर जीपी कुछ इस तरीके की है A+AR+AR² एंड सो ऑन, जो चलती रहने वाली है, तो उसके लिए आप डायरेक्टली लिख सकते हैं A/AR इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट टर्म है V अपॉन हमारा जो रेशियो है वो भी है V, तो हमारा बच जाएगा V/1 - V। इस V को हम नीचे भेज देंगे तो हमारा बचेगा 1/1 V - 1, यानी कि 1/1 + I - 1 इक्वल टू 1/I। तो अगर आपके पास 1 रुपीज़ की एन्यूटी है जो कि पेबल फॉर एवर है एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू डायरेक्ट यू कैन कैलकुलेट एज 1/I। ओके, इसको एक और तरीके से देख सकते हैं। हमने ये रिजल्ट पढ़ा था 1 - VN/I। अगर यहीं पे आप n की जगह इन्फिनिटी कर दोगे तो क्या आएगा, आपके पास आएगा A∞ इक्वल टू 1 - V∞/I, यानी कि 1 - 1 + I∞/I। अब 1 + I आपका एक नंबर है जो कि 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा अगर कोई नंबर है उसकी पावर -∞ होगी तो उसका आंसर क्या आएगा, 0। तो ये आ गया डायरेक्टली 1/I। अब एक छोटा सा रिजल्ट और है, यहाँ पे हमने अज्यूम किया था कि हमारी एन्यूटी एरियर्स में है। अगर यही सेम केस अगर आपकी एन्यूटीज जो हैं वो ड्यू है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपका जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर नीचे 1/D हो जाएगा। और अगर आपके पास इस तरीके का कुछ है, अगर P टाइम्स पेबल है तो वो हो जाएगा 1/IP, सॉरी, और अगर P गिवन है ड्यू में तो वो हो जाएगा 1/DP। तो ये सारे हमारे रिजल्ट्स हैं, इसके अंदर कुछ चेंज नहीं है। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज हमें कैलकुलेट करनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी डेट पेज 150 पर एनम एनुअली इन एरियर्स फॉर एवर। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 150 A∞, क्योंकि एरियर्स के अंदर है और ईयरली पेमेंट से हमारा, यानी कि 150/I। यहाँ पे हमको गिवन है I = 0.08। तो सी कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट है देखने में। अगर आपको कोई बोले पहली बार कि आपको 150 एट द एंड ऑफ ईच ईयर चाहिए इन्फिनिट टाइम के लिए, यानी कि फॉर एवर के लिए, या आपको 1875 अभी चाहिए, तो जनरली हर कोई आदमी बोलेगा कि मेरे को तो 150 चाहिए लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि ये देखने में हम लोग को लगता है कि बहुत बड़ा अमाउंट आने वाला है, लेकिन एक्चुअल में जिसकी प्रेजेंट वैल्यू है वो यही है। तो ये दोनों इक्वलेंट है। तो अगर कभी आपको कोई बोले कि 2000 अभी चाहिए या फिर 150 रुपये इन्फिनाइट टाइम तक चाहिए तो ले लेना 2000 रुपये। तो ये हमारा टॉपिक था पूरा कंप्लीट। अब इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक बचा है डेफर्ड एन्युटीज़ का, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में काफ़ी सारे फॉर्मूलेज हमने देखने को मिले। तो यहाँ तक का चैप्टर प्लीज़ रीड करिए, वीडियोस को आप देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और ट्राई कीजिए कि आप बिना, जब भी आप क्वेश्चन को देखें तो बिना सोल्यूशन देखे आप खुद आंसर निकाल पा रहे हैं। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा ही है भी जो आपको टफ लग रहा है तो भी एटलीस्ट ट्राई करिए, बिना ट्राई करे सोल्यूशन मत देखिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप जब तक खुद अपने हाथ से सॉल्व नहीं करोगे ना एक बार, चाहे गलत ही निकाल रहे हो आप आंसर, तो भी एक चीज़ आपको कॉन्सेप्चुअली पता लगेगी कि आपने कहाँ गलती की है। So thank you guys, thanks for watching the video, see you guys in next video.